मेरा आईटी जैम भी क्लियर हो गया था, उसके लिए मैं आपको ही थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपकी सपोर्ट से हुआ था। 6 महीने तक तो मैं लर्निंग की नोट्स बना रहा था। जब मैंने फरवरी 2022 का एग्जाम दिया था, तब मैं आपके चैनल से तैयारी कर रहा था। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सीएसआर के नेट के लेवल से टफ है। और ये जो 13 यूनिट्स थी तनिष्क, इसमें से कौन सी ऐसी यूनिट लगी आपके लिए जो आपको लगा कि यार ये तो बहुत इजी है? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आज मेरे साथ मेरे एक स्टूडेंट है जिनका नाम है तनिष्क। इन्होंने इस बार सीएसआर नेट जुलाई का एग्जाम क्लियर किया है विद AIR 6 इन JRF। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बंसल बायोलॉजी तनिष्क, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन इतनी अच्छी रैंक लाने के लिए। थैंक यू मैम। तनिष्क, आपको भरोसा हो रहा है अंडर 10 रैंक? मतलब बहुत ही बड़ी बात होती है सीएसआर जैसे एग्जाम में। तो मतलब क्या विश्वास हो गया था कि जी हाँ भाई AIR 6 आई है मेरी? नहीं नहीं, विश्वास तो नहीं हो रहा था देख करके। जी बिल्कुल नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो तनिष्क, आप अपने बारे जी में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपने कहाँ से अपनी BSc की है, जी कहाँ से अपनी MSc की है? जी जी एक्चुअली मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश से। और मैंने अपना बैचलर्स किया है, ट्रिपल मेजर था एक्चुअली मैम। केमिस्ट्री, जूलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज से, एफिलेटेड बाय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। एंड मेरा मास्टर्स था बायोटेक्नोलॉजी में शूलिनी यूनिवर्सिटी से, जो हिमाचल प्रदेश में। ओके। सो तनिष्क, आपके कितने मार्क्स आए थे, कितनी परसेंटाइल रही आपकी? जी मैडम, मेरे मार्क्स थे 141.5 आउट ऑफ 200 और परसेंटाइल थी 99.99, 000354। ओके। सो तनिष्क, आपने कब सोचा कि CSR जैसे एग्जाम को टारगेट करना है? इसके बारे में पता कैसे चला आपको? जी मैम, जब मैं बैचलर्स में था ना, तब हम सीएसआर और आईआईटी जैम के बारे में ही सोचते थे कि मतलब एक अच्छा मास्टर्स का कॉलेज मिल जाए और उसके बाद पीएचडी करने में आसानी हो। तो उधर से मैंने पढ़ना चालू कर दिया था। मैं और मेरे फ्रेंड सर्कल में हम सब इसी की तैयारी करते थे। अच्छा। तो आपने मतलब पहले से ही सोच रखा था कि हाँ भाई CSR तो देना है? जी जी और डेडिकेटेडली ऐसे था कि हाँ डेडिकेटेडली अब तैयारी आपने शुरू की CSIR की? मैम, एक्चुअली उस वक्त तो पता नहीं था कि ये तैयारी कैसे करनी है। एक्चुअली जब मैं बैचलर्स में था ना, तब मैं आपका यूट्यूब चैनल फॉलो करता था और एक दो और लोगों का। तो उनसे मैं पढ़ाई करता था आईआईटी जैम की, मैंने उसी से पढ़ाई करी थी। तो मेरा आईआईटी जैम भी क्लियर हो गया था, उसके लिए मैं आपको ही थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपकी सपोर्ट से हुआ था। और जब मैं तैयारी कर रहा था, तब मुझे लगा नहीं था। मास्टर्स में जब मैं गया था, तो मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा कि सर, मुझे सीएसआर नेट क्लियर करना है, तो आप मुझे कुछ गाइडेंस दीजिए। तो उन्होंने बोला कि आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी चाहिए। तो 6 महीने तक तो मैं लेनिंजर की नोट्स बना रहा था। अच्छा। और जी जी ओ। और फरवरी 2022 में मैंने एग्जाम दिया था, तो उसमें मेरे परसेंटाइल थे 69.4 करीब। हाँ हाँ। और बाद में मैम मैंने तैयारी तो शुरू कर दी थी, लेकिन उसके बाद मेरे सीनियर ने बोला कि पीएचडी और जॉब में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, तो एक बार आप पहले जॉब करके देख लो, आपको वो पसंद आए तो फिर मैंने मेडिकल डिवाइस कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हो गया था। वो भी हिमाचल में ही थी। तो अच्छा। मैंने जॉब करी, लेकिन मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैं आरएनडी में जाना चाहता था। तो उन्होंने यही बोला कि पीएचडी इज अ मस्ट इन आरएनडी। सो इसलिए मैं अब पीएचडी करने के लिए वापस लौट आया उधर से। ओके। सो आपने MSc आपकी कब पूरी हुई थी तनिष्क? जी 2023 में। 2023 में, और उसके बाद से फिर आप जॉब कर रहे थे? जी जी, वो तो मेरा आखिरी सेमेस्टर में ही प्लेसमेंट लग गया था, तो तब से मैं जॉब कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको ऐसे जी इतने लंबे गैप के बाद, क्योंकि आपका थोड़ा सा गैप पड़ गया, उसके बाद फिर आपने तैयारी की, तो आपको ऐसा कुछ मिसिंग मिसिंग सा नहीं लगा, या फिर से तैयारी करने में ऐसे थोड़ी मुश्किल आई? जी, नोट्स पूरे वापस से बनाने पड़े। जी, बाकी जब क्वेश्चंस लगाता था ना, तो पहले तो बहुत मतलब मोटिवेशन इतना नहीं होता था, बहुत डिमोटिवेट हो जाते थे कि इतना पढ़ने के बाद भी क्वेश्चंस लग नहीं रहे, तो फिर क्या होगा। डेफिनेटली। फिर मैंने आपको भी एक बार मैसेज करके बोला ही था कि मेरे क्वेश्चंस मतलब इतने अच्छे लग नहीं रहे, मेरा क्या होगा। तो आप लोगों ने यही बोला था कि थोड़ा आप मोटिवेट रहिए, एग्जाम में ऐसा होता है अक्सर, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ तो ऐसा हाँ। हो रहा था। सो तनिष्क, आपको बंसल बायोलॉजी के बारे में वैसे कैसे पता चला था? जी, पहले तो एक मैं आपको बताया ही था कि मैं यूट्यूब चैनल आपका फॉलो करता हूँ। तो हाँ। उधर से तो मैं पढ़ता ही था। जब मैंने फरवरी 2022 का एग्जाम दिया था, तब मैं आपके चैनल से तैयारी कर रहा था। जी, वो पिछले साल का टॉपर मैम आपकी एकेडमी से आया था, तो मैंने सोचा कि आपकी एकेडमी के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बेहतर होगा। अच्छा, ये सोच के आपने जी ज्वाइन किया, तो वो टेस्ट सीरीज जी आपको जी हेल्प की? जी सच बताऊं ना, तो मैम वो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सीएसआर के नेट के लेवल से टफ है। हाँ सच हाँ। में, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है। जी अच्छा अच्छा। तो उसने आपको हेल्प किया कहीं पे भी एग्जाम में? जी जी बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं हमने जो नहीं पढ़ा है ना, उधर से वो मिल जाता हमको नॉलेज। हम्म। आपके क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल तो टफ था, लेकिन वो क्वेश्चंस ऐसे थे कि मतलब कहाँ से आ रहे वही समझ में नहीं आ रहा था, बहुत डीप थे। हाँ हाँ।
ओके। सो तनिष्क, अब हम थोड़ी सी सीएसआई नेट की तैयारी की बात करते हैं। तो आपने कितनी जी यूनिट्स जी। टारगेट की थी? जी मैंने 10 यूनिट्स टारगेट की थी। ओके, कौन सी 3 यूनिट्स छोड़ दी थी आपने? मैम डाइवर्सिटी, अप्लाइड बायोलॉजी और इनहेरिटेंस। इनहाइटिस मतलब यूनिट 8 जेनेटिक्स, यूनिट 9 डाइवर्सिटी जी जी। और अप्लाइड बायोलॉजी यूनिट 12 आपने छोड़ दी थी, बाकी सब आप करके आए जी थे। जी। तो ओके, ठीक है। तो फिर अब ये बताइए तनिष्क कि आपने इतनी यूनिट्स टारगेट की, तो आपने सीएसआर नेट में कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाए थे? पार्ट सी में, पार्ट बी में, पार्ट ए में? जी पार्ट ए में तो मैंने टोटल 15 करे थे। पार्ट बी में मेरे ख्याल से मैंने 28 या 29 करे थे, और पार्ट सी में भी मैंने टोटल 25 ही करे थे। अच्छा, और आपको याद है कितने जी। क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए? जी पार्ट ए में 2 क्वेश्चन गलत गए थे, पार्ट बी में 6 क्वेश्चन गलत गए थे, और पार्ट सी में 4 क्वेश्चन गलत गए थे। नहीं ओ, सॉरी, 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन गलत हुए थे और उसको होकर जी आपके मार्क्स कुछ 140 मार्क्स के आसपास आपके मार्क्स बने। जी। जी जी 139 बन रहे थे मेरे उस वक्त। ओके। ओके। सो तनिष्क, अब आप ये मुझे बताओगे कि आप किस तरीके से मैनेज करते थे, आपने कैसे यूनिट्स को कवर किया, कैसे नोट्स बनाते थे, आप किस तरीके से आप सारी चीजें करते थे, मतलब ताकि बच्चों को एक आइडिया लगे कि अच्छा इस तरीके से पढ़ना चाहिए। जी जी। जी पहले तो मैम मैं कम से कम एक दिन में ना 1 यूनिट के 3 लेक्चर्स देखता था। हाँ। मतलब करीब 6 घंटे, आप मान लीजिए 6 घंटे। हम्म। 6 घंटे में पढ़ाई करता था, उसके बाद मैं रोज थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगाता था पीवाईक्यूज। पहले तो बिल्कुल नहीं लगते थे पीवाईक्यूज। मतलब पहले ऐसा रहता था, अगर मैं 10 पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा हूँ ना, उसमें से 2 ही सही होंगे। हाँ। तो एक बहुत डिप्रेसिंग सिचुएशन थी मेरे लिए। लेकिन फिर मैं नोट्स बनाते गया। आई थिंक मैंने 4 महीने में मैंने सारे नोट्स बना लिए थे। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मैंने 27 मई से चालू किया था, तो 2024 से चालू किया था मैंने एग्जाम का प्रिपरेशन। हम्म, तो मैंने करीब अक्टूबर तक बना लिए थे शायद सारे नोट्स, या फिर सितंबर तक बना लिए थे सारे नोट्स। ठीक है। 4 महीने में बिल्कुल मैं सारी यूनिट्स के नोट्स बनाए थे मैंने। ऐसा नहीं कि अच्छा। मैंने वो जो तीन छोड़ दी थी, मैंने सारी यूनिट्स के नोट्स बनाए थे। हम्म, लेकिन फिर डाइवर्सिटी में याद करना बहुत कठिन था, जेनेटिक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत कठिन थे, और अप्लाइड बायोलॉजी में याद करना कठिन था, तो मैंने इन 3 यूनिट्स को आखिरी में साइड में करा। ओके। तो जी जी। बाकी मैं पीवाईक्यूज की बुक मैंने 4 बार सॉल्व करी है। अच्छा। जी जी। और एक बार मैंने सारे पीवाई मतलब ईयर वाइज पेपर लगाए, एक बार मैंने सारे 2017 से 2024 तक के एक बार सारे पेपर लगाए थे। तो ठीक मैम है। जैसे मैं क्या करता था, रोज के बेसिस पे ना मैं 3 लेक्चर्स अटेंड करता था, और 3 लेक्चर्स के हिसाब से टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सॉल्व कर लेता था। ऐसा मेरा 4 महीने तक चला। हम्म, उसके बाद मुझे पता चला कि जो सीएसआईआर का होने वाला वो मार्च में होने वाला, दिसंबर के बजाय। तो फिर मेरा थोड़ा एक्सटेंड हो गया। उस बीच मैंने टीआईएफआर की तैयारी कर ली, जेई बिल्स की, उसको भी मैंने क्रैक कर लिया। फिर उस बीच मैंने गेट एक्सेल और गेट बीटी की तैयारी करी थी, उसको भी मैंने क्रैक कर लिया। फिर उसके बाद फिर ये मार्च वाला अटेम्प्ट आया था, तो वो मेरा मिस हो गया। अच्छा। जी जी। एक्चुअली जी मैं इंदौर का रहने वाला हूँ, और वो अटेम्प्ट था मेरा उज्जैन में, हमारे घर से 60 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ता है। और वो सुबह का ही टाइम था। तो मैं 10 मिनट लेट हो गया था उधर पहुंचने में, रॉन्ग लोकेशन की वजह से। अच्छा। इसलिए मेरा अटेम्प्ट ही मिस हो गया। तो मैं वही अरे सोच रहा वाह। था, अब तो रुकना पड़ेगा दिसंबर तक, लेकिन अभी जून में आ गया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। तो मतलब अगर जी ऐसा नहीं होता तो शायद आप मार्च वाला ही एग्जाम क्लियर कर लेते एक बहुत अच्छी रैंक से। जी जी। सो डीमोटिवेशन हुआ था कि आप एग्जाम नहीं दे पाए इतनी अच्छी तैयारी के बाद भी, मार्च के जो एग्जाम हुआ था, और फिर अपने आप को मोटिवेट कैसे किया, बिकॉज सिर्फ 10 मिनट की वजह से आप लेट हुए और आपका एग्जाम नहीं हो पाया? जी एक्चुअली मैम मेरे पापा मेरे साथ थे उस वक्त, तो उन्होंने वही बोला कि अब ठीक है, अब जो हो गया हो गया, अब छोड़ो, आगे चलते हैं। तो हम महाकाल दर्शन करके वापस घर आ गए। तो मैंने अच्छा। सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। फिर मैं इंटरव्यू की तैयारी करने लग गया। हम्म, इंटरव्यू की तैयारी करी, फिर उधर भी सिलेक्शन नहीं हुआ था बहुत बार। मैंने गेट क्लियर होने के बाद ना आईआईएससी में, बिट्स पिलानी में, हर जगह इंटरव्यू दिए थे, एनआईआई में। लेकिन मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो हो सकता है अब हो जाए। डेफिनेटली आप सीएसआर में एआईआर जी 6 आई है तो फिर तो डेफिनेटली होता है ऐसा कि जी। कभी कभी नहीं हो पाते हैं सिलेक्शन, फिर एकदम से ऐसा होगा कि सारे इंस्टीट्यूट्स में एक साथ सिलेक्शन होगा। ऐसा होता जी है। जी। सो तनिष्क, आपने बोला कि आपने पीवाईक्यूज काफी बार सॉल्व किए थे, आपने जी प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए थे टाइमर लगा के, उसके अलावा आपने सीएसआई नेट के अलावा और भी एग्जाम्स के पीवाईक्यू सॉल्व किए थे? जी मैंने गेट के करे थे और जे बिल्स के करे थे, ताकि मैं उनको क्रैक कर सकूं। अच्छा। ओके, तो इन एग्जाम्स के भी आपने किए थे, वो आपको लगा कहीं पे आपको सीएसआई नेट में हेल्प किया उन्होंने? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, गेट बहुत इजी है, और जे बिल्स भी बहुत इजी है। हाँ हाँ। उसमें कोई हेल्प नहीं हो सकती।
डेफिनेटली। जो एग्जाम्स है गेट मतलब बहुत ही आसान होता है आजकल। सीएसआर नेट अपने जी जी सेक्शन बी में भी वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछता है, बट डेफिनेटली जी हमें जितने ज्यादा हो सके सॉल्व करने चाहिए ताकि हमें टॉपिक्स पता चले, अच्छा इसमें से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, अच्छा इसमें से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। जी जी तो फिर अब आपका प्लान क्या है तनिष्क, व्हाट आर यू थिंकिंग, अब क्या करने का प्लान है? आई नो आपने अभी बताया कि आपको इंटरव्यू देने हैं, फिर भी आपका क्या प्लान है? जी। अभी तो मैम मैं पहली बात तो मैम, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मेडिकल डिवाइस कंपनी में जॉब कर चुका हूँ, तो मुझे असल में बायोसेंसर्स में इंटरेस्ट है। तो मैं उसी में पीएचडी करना चाहता हूँ। तो अभी मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्रोफेसर्स की प्रोफाइल्स देखूंगा और उनको मेल करूंगा अपने स्कोर कार्ड के साथ कि मैं उनके अंडर पीएचडी करना चाहता हूँ जिनका प्रेफरेंस बायोसेंसर्स होगा। फिर उनका जैसा रिप्लाई आएगा उसके बाद में प्रोसीड करूंगा। और ये जो 13 यूनिट्स थी तनिष्क, इसमें से कौन सी ऐसी यूनिट लगी आपके लिए जो आपको लगा कि यार ये तो बहुत इजी है, ये तो मेरे लिए बहुत ही इजी है, ऐसी कोई यूनिट थी? जी जी, सेल बायोलॉजी सेल और बायोलॉजी सेल आपको एकदम सिग्नलिंग इजी? दोनों। जी जी, सेल सिग्नलिंग भी थी, दोनों बराबर ही थी मेरे लिए। ओके। और सबसे टफ, हालांकि आपने इन 3 यूनिट्स को छोड़ा था, बट सबसे टफ कौन सी लगी? डेवलपमेंटल बायोलॉजी मैम, उसमें कैसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब कुछ भी पूछ लेते हैं उससे। क्योंकि वो बहुत बड़ी यूनिट है और उसमें फैक्टर्स बहुत जी सारे हैं, तो अगर आप थोड़ा भी फैक्टर जी जी आपने इधर उधर किया आपका क्वेश्चन गया। जी जी यही रीजन था इसके पीछे? जी जी, यही रीजन था उस वेक्टर्स में। मतलब कभी म्यूटेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, और डोमिनेंट हो गया तो क्या हो गया, रिसेसिव हो गया तो क्या हो गया, जैसे सब, और एक साथ इतने सारे म्यूटेशंस हो गए तो क्या हो गया। तो समझ में नहीं आता था एकदम से। और आपने यूनिट 13 की जो टेक्निक्स होती हैं, जितनी भी टेक्निक्स है, वो सब जी पढ़कर गए थे? क्योंकि बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, कोई जी टेक्निक जी छोड़ देते हैं। आपने सारी की थी? जी जी, मैंने सारी करी थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरा इंटरव्यू भी होगा इसके बाद और टेक्निक्स ही मेन पूछी जाएगी, इसलिए मैं करी थी। अच्छा, तो आपने पहले से ही सोच रखा था कि हाँ भाई मुझे पीएचडी के लिए जाना ही है, तो आपने उस पर्सपेक्टिव जी से जी ही फिर पढ़ाई किया। जी जी और जो आपने लेनेंजर को 6 मंथ्स दिया, आपने बोला कि भाई मैम मैंने लेनेंजर को 6 महीने लगाए थे पढ़ने में, वो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा क्लियर किया होगा डेफिनेटली। सीएसआर में उससे हेल्प लगा क्योंकि बायोकेमिस्ट्री से भी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तब तक तो मैं भूल चुका था सब। अच्छा, भूल ही चुके थे आप, रिवाइज नहीं किया जी होगा जी डेफिनेटली। तो आप, अब इसी से एक क्वेश्चन आता है कि आप कितनी बार रिवाइज करते थे? बिकॉज जैसे अभी आपने कहा आपने लेनेंजर पढ़ी फिर आप भूल हम्म, गए, स्टूडेंट्स के साथ भी होता है, जी कुछ जी पढ़ा 1 महीने पहले पढ़ा भूल गए, तो आप रिवीजन को कैसे जी मैनेज करते थे? जी, रिवीजन मैम पीवाई क्यू से ही हो सकता है क्योंकि उसको लगाने से बार बार कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, ऐसे पढ़ने से कुछ ही नहीं होगा। अच्छा, तो आप जी। अपने नोट्स को ऐसे रिवाइज नहीं करते थे? नहीं नहीं मैम, मतलब मैं रिवाइज तो करता था लेकिन मतलब मैं पीवाई क्यू पर ज्यादा फोकस करता था। जैसे कि जैसे मैंने नोट्स पूरे बना लिए और फिर मैंने पीवाई क्यू लगाया, अब कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो मेरे नोट्स से सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं उसका आंसर पीछे लिख देता था अपने नोट्स में, अच्छा। इंपॉर्टेंट नोट्स करके कि हाँ इस क्वेश्चन का ऐसा आंसर होगा। तो मैं, मतलब मेरे हर यूनिट के ना कम से कम 10 से 12 पेज के इंपॉर्टेंट नोट्स बन गए थे। ओके। तो मैं ऐसा करते रहता था बार बार। जैसे मैंने आपकी टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करी तो आपके इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो फिर मैं उसका आंसर देख के लिख लेता था उसमें कि ऐसा आना है। अच्छा। ओके, तो मतलब आप ये देखते थे कि अगर आपके साथ कोई गलती हो रही है तो उसको आपने छोड़ नहीं दिया, उसको एनालाइज किया, उसके हम्म, नोट्स बनाए, ये हम्म, बहुत अच्छी बात है, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं। जी और तनिष्क, जब आप ये पेपर सॉल्व करते थे, आपने मुझे बोला कि आप टाइमर लगा के पेपर सॉल्व करते थे, तो उनमें आपके अप्रोक्सीमेटली कितने मार्क्स आते थे? जी, जब मैंने आपकी टेस्ट सीरीज ली थी तो मतलब जैसे मैंने आपके टेस्ट सीरीज लेने से पहले जब मैं मार्च की प्रिपरेशन कर रहा था ना, तब मैं मार्क्स वाइज पेपर सॉल्व नहीं करता था। तब मैं ऐसा करता था कि जैसे 75 में से 25 क्वेश्चन ही करने हैं पार्ट सी में, तो 25 नहीं करता था, मेरे से सारे कर देता था मैं, क्योंकि मेरे को सभी लगाने हैं ना, ऐसा तो नहीं करना है कि 25 अभी छोड़ दे तो फिर बाद में अगर उसमें से कुछ आ गया तो मैं क्या करूंगा। तो ऐसे मेरे 75 में से अधिकतर 55 क्वेश्चन सही हो जाते थे। हाँ हाँ, गॉट जी। इट। और जी बाकी जब मैंने आपकी टेस्ट सीरीज ली तो फिर आपने भी मॉक टेस्ट डाल रखे थे और पीवाई क्यू 2024 का डाल रखा था। तो उसमें भी मेरे शायद एक मॉक टेस्ट में 139 नंबर आए थे, फिर एक में 120 आए थे, और ऐसे ही आ रहे थे। मतलब वो एक में 110, मतलब 100 से ऊपर मार्क्स आ रहे थे सब में। अच्छा, गॉट इट। सो तनिष्क, ये बताओगे आप कि आपने पूरा जो अपना स्केड्यूल है वो किस तरीके से मेंटेन किया? एज इन आप एक दिन में कितना टाइम लेक्चर्स देखते थे, कितना टाइम आप रिवीजन करते थे, कितना टाइम आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को देते थे? जी जी, पहले तो जैसे मैं जो लेक्चर्स पहले के मैंने 4 महीने टारगेट करे थे, मई तो खत्म हुए तो 27 मई से मैंने 28 सितंबर तक शायद मैं करा था। हाँ तो हाँ। उसमें मैं 6-6 घंटे के तो लेक्चर्स ही रहते थे, मतलब 1.5-2 घंटे का एक लेक्चर होता था। तो हाँ। 6 घंटे मान के चलिए, 6 घंटे तो हो ही जाते थे मुझे लेक्चर्स में।
और उसके बाद करीब 1 घंटा सारे जितने भी टॉपिक्स पढ़े, 3 टॉपिक पढ़े ये शायद, तो उन 3 टॉपिक्स को क्वेश्चन सॉल्व करने में, फिर उनको एनालाइज करके उनके आंसर्स लिखने में। तो हम्म। ऐसे 7 घंटे, अप्रोक्स 7 घंटे रोज। ओके। और आपकी एमएससी हो और चुकी थी तो डेफिनेटली आपके पास टाइम था। जी, और बाकी जैसे जो 4 मंथ्स तो हो गए थे, उसके बाद मैंने सोचा था कि दिसंबर में ही होगा। तो मेरे पास सितंबर भी खत्म ही हो था, अक्टूबर और नवंबर था, तो मैंने उसमें सोचा था कि मैं बार बार रिवीजन करूंगा, बार बार पीवाईक्यू लगाऊंगा और कुछ मॉक टेस्ट खरीद लूंगा। लेकिन फिर पता चला वो मार्च में होने वाला है। तो फिर मैंने जेई बिल्स और गेट की तैयारी करी, उनकी भी मैंने ऐसे ही करी थी, लेकिन उनमें मैंने लेक्चर्स नहीं देते, उनमें बस पीवाईक्यू सॉल्व करे, उन आसान रहता है, पीवाईक्यू सॉल्व करके क्वेश्चन के आंसर पीछे लिख लिए जो नहीं आ रहे थे, और वैसे ही करके मैं प्रिपरेशन करने करके चला गया था। मेरे गेट में एक्चुअली मेरी 63 रैंक आई थी, एक्सेल में, अरे लाइफ वाह, साइंस में। कॉन्ग्रेचुलेशन जी। तनिष फॉर दैट टू। वेरी और गुड। उसके बाद में जब, जी, 3 जून को नोटिफिकेशन आया तो मैंने तुरंत फॉर्म भर दिया। मुझे लगा कि अब मैं पहले ही फॉर्म भर दूंगा तो मेरा इंदौर ही आएगा सेंटर, लेकिन इस बार भी उज्जैन आया था। अच्छा। जी जी। तो मैं इस बार 1 घंटा पहले निकला था घर से सुबह कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊँ। जी। तो फिर जैसे 3 जून को नोटिफिकेशन आया और 28 जुलाई को एग्जाम था, तो करीब करीब 2 महीने थे, 50 दिन के अप्रॉक्स। तो मैं हर 3 दिन में एक यूनिट को टारगेट करता था। जैसे मेरे नोट्स करीब थे 100 पेजेस के, एक यूनिट है जैसे मेरी। तो मैं 100 पेजेस में ना, एक दिन में मैं यूनिट रिवाइज कर लेता था। मतलब एवरेज बता रहा हूँ, जैसे बायो केमिस्ट्री और सेल बायोलॉजी मेरी 100 और 110 पेजेस की यूनिट है, तो एक दिन में मैंने यूनिट 3 बार रिवाइज करता था मैं। फिर अगले बाकी के 2 दिन में सेकेंड डे में पीवाईक्यू लगाऊंगा पूरे, पीवाईक्यू। और फिर उसके बाद मैं थर्ड डे में आपकी जो टेस्ट सीरीज थी उससे मैं चैप्टर वाइज टेस्ट लगाता था और उसका यूनिट टेस्ट लगाता था। हम्म। और ऐसे ही फिर, और आखिरी के दिन ही मैं इंपॉर्टेंट नोट्स और पीछे बना के लिख लेता था। तो ऐसे मेरे 30 डेज इसमें चले गए थे। और बाकी के 20 डेज फिर मैंने फिर से पीवाईक्यू सॉल्व करे सारे, और फिर मॉक टेस्ट करे सारे। फिर उसके बाद फिर मैंने जैसे आपको बताया था, वो पेपर भी करे थे मैंने, 24 का करा था, 23 का करा था उसमें। फिर हम्म। इतने में मेरे 50 डेज कंप्लीट हो गए थे। सो मतलब पूरी प्लानिंग के साथ आपने किया कि हाँ भाई इतने टाइम में मैं जी यूनिट्स जी। कंप्लीट कर लूंगा, ये रिवीजन करूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस। इट वाज अ जी लॉट प्लानिंग, प्लानिंग बहुत अच्छी थी आपकी। जी। जी और तनिष्क, आपने जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तब आप एक टाइम पे कितनी यूनिट्स टारगेट कर रहे थे एक साथ? जी, मतलब प्रिपरेशन जब मैं कर रहा था ना, तो मैं एक टाइम पे एक ही यूनिट टारगेट कर रहा था। मैं लेक्चर भी जब ले रहा था तब भी मैं एक टाइम पे एक यूनिट टारगेट कर रहा था, क्योंकि अच्छा। यूनिट मिक्सिंग हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, तो एक टाइम पे एक यूनिट टारगेट की, और आप क्या लाइन वाइज चल रहे थे, लाइक यूनिट 1 पहले की, फिर यूनिट 2, फिर जी यूनिट जी 3, जी। फिर यूनिट 4, ऐसे लाइन वाइज किया? जी मैं, जी जी, लाइन वाइज। ओके। एंड जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे तनिष, तब आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? सबसे पहले आपने कौन सा सेक्शन किया, फिर कौन सा, फिर कौन सा? जी, पहले पार्ट बी किया, फिर पार्ट सी, फिर आखिरी में पार्ट ए, क्योंकि पार्ट ए में अधिकतर जनरल एप्टीट्यूड की मैंने तैयारी बहुत कम की थी। अच्छा। सो जी। मतलब कोई रीजन था कि आपने पार्ट बी पहले शुरू किया और पार्ट सी बाद में किया? जी, पार्ट बी का रीजन ये था क्योंकि उसमें 50 में से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं, और पार्ट बी आसान होता है पार्ट सी से। तो उसमें जैसे ही क्वेश्चन इनका आंसर पढ़ा, क्वेश्चन का आंसर याद आया और टिक मार के आगे बढ़ो। और पार्ट सी में मतलब दिमाग बहुत लगाना पड़ता है ना, इसलिए पार्ट सी को मैंने सेकंड में रखा। अच्छा। जी। ओके। और ऐसा हुआ था क्या कि पार्ट सी के आपको सारे 75 क्वेश्चंस देखने पड़े थे, या फिर 25 क्वेश्चन हाँ पहले ही हाँ। बन के, या आप सारे देखे थे? नहीं नहीं, बिल्कुल। जी जी, सारे देखे थे। जैसे मैंने पहले के जो 25 क्वेश्चन, मतलब जैसे पहले मैंने 50 क्वेश्चन देखे थे, उसमें मैंने 25 कर लिए थे। तो जो मेरे को लग रहा था ना कि जिसका आंसर गलत हो सकता है, मैंने उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। और बाद के 25 क्वेश्चन मैंने देखे, फिर बाद का जो लग रहा था ना, उधर से हटा के इधर टिक कर दिया। अच्छा। इस जी बात के जो ये पेपर बना था उसमें कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स थी जो आपको लगी कि यार डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, मेरे को इजी लगे, मतलब मैंने जो पढ़ा था कि हाँ वैसे ही ऐसा लगा कि पेपर में तो बिल्कुल इजी आता है। कुछ कुछ यूनिट्स हमें लगती है ना कि हाँ यार मेरे लिए जी पेपर में इजी थी। जी जी। जी, एक तो थी टेक्निक्स, और एक थी सेल बायोलॉजी, फिर सेल सिग्नलिंग और इम्यूनोलॉजी। इन चार में से आया था। बायो केमिस्ट्री में तो न्यूमेरिकल्स बहुत आए थे। इस बार बहुत न्यूमेरिकल्स आए थे, पहली बार जी सीएसआर जी। ने एकदम से न्यूमेरिकल्स भर दिए। जी, मैंने सारे छोड़ दिए थे। अच्छा, आपने सारे बायोकेमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स छोड़ दिए। यही फायदा जी होता जी। है ऑप्शनल का, कि मतलब जब आपको इतने सारे जी ऑप्शंस जी। दिए जाए, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और टेक्निक्स को मिला के जो एनालिटिकल क्वेश्चंस आजकल सीएसआर पूछता जी है वो इजी लगे थे आपको? जी। जी, वो इजी लगे थे क्योंकि टेक्निक पार्ट उसमें इजी था, और मैंने टेक्निक की तैयारी भी अच्छे से कर रखी थी। ओके, ग्रेट। सो तनिष्क, अब जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, डेफिनेटली आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उनको आप इन डिटेल कुछ मैसेज देना चाहें, या फॉर एग्जांपल वो आपको एज अ भैया मान के आपसे गाइडेंस मांग रहे हैं कि भैया अब जी हम जी। कैसे कैसे प्रिपरेशन करें, तो उनको आप कुछ गाइडेंस दे सके? जी, पहली बात तो मैं अपना खुद का ही बताता हूँ। जैसे मेरी तो जॉइंट फैमिली है,
और मैं घर में रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करता था, क्योंकि एक अच्छा। स्टूडेंट की लाइफ एक रूम में ही कंप्लीट हो जाती है ना। इसलिए वो मैं ये समझता था कि मैं बाहर जॉब कर रहा हूँ तो उधर ही रह रहा हूँ, अभी मैं घर पे नहीं आया हूँ। ऐसा ही होता था। तो एक तरह से मैं सुबह सुबह रोज एक्सरसाइज करने आता था ग्राउंड में। तो हमारे सर ने हमें बहुत मोटिवेट करा था कि तुम अभी एक्सरसाइज करो पूरा खुल के, बिना टेंशन के, और बाद में आके पढ़ाई करो बिल्कुल। हम्म, तो उसने मेरे को बहुत हेल्प करा। और मंदिर जाना बहुत जरूरी। उधर से भगवान को प्रार्थना करने से बहुत मदद मिलती है। दिमाग को शांत करने के लिए। जी जी। ओके। और बाकी गाइडेंस मतलब कि जैसे कैसे पढ़ाई करें वो, या क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करें, रिवीजन पे फोकस करें, किन चीजों पे उनका फोकस रहना चाहिए, कितने यूनिट्स उन्हें टारगेट करनी चाहिए ऑन एन एवरेज? जी जी। ऑन एन एवरेज तो ये उनका है, जैसे क्योंकि मुझे 3 यूनिट डिफिकल्ट लगी थी इसलिए मैंने टारगेट नहीं करा, वरना मैं वो भी टारगेट कर लेता। क्योंकि मुझे डिफिकल्ट लगी थी उसमें, मैंने वही सोचा जेनेटिक्स में इतने न्यूमेरिकल से अगर मैं उसमें दिमाग लगाऊंगा तो बाकी क्वेश्चंस का टाइमिंग मेरे लिए छूट जाएगा। और डेफिनेटली। डाइवर्सिटी याद करना बहुत मुश्किल था। वो याद करने जाऊंगा तो बाकी सब भूल जाऊंगा, और वैसा ही अप्लाइड के साथ था। तो इसलिए मैंने वो 3 छोड़ दी। बाकी तो ऑन एन एवरेज तो स्टूडेंट को पहले की 4 यूनिट्स करनी चाहिए, क्योंकि वो पूरा बेस बनाता है उसका सीएसआर का। पहले की 4 यूनिट्स और आखिरी की टेक्निक्स, ये 5 यूनिट उसको करनी चाहिए। बाकी आगे उसके मर्जी है कि अगर बॉटनी का है तो प्लांट फिजियोलॉजी। और जैसे मैं जूलॉजी वाला था तो मैंने एनिमल फिजियोलॉजी, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी इजी यूनिट थी तो मैंने उसको भी टारगेट करा। हम्म। वो आगे देख सकते हैं, मतलब 8 यूनिट्स तो करनी चाहिए मिनिमम टारगेट। और अभी तो मैम सिलेबस भी बदल गया, सीएसआर और डीबीटी कंबाइन हो गया। अभी नहीं हुआ है, अभी सिर्फ बात चल रही है, अभी तक कंबाइन हुआ नहीं है। जी जी, अच्छा अभी नहीं हुआ, वो नोटिफिकेशन नहीं, आया था। अभी तक सिर्फ जी बात जी। चल रही है कि करना है। तो बाकी मैम स्टूडेंट्स को मैम ऐसे तो मैं वही बोलूँ कि 1 यूनिट एक बार में टारगेट करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो मिक्सअप करेगा ना तो फिर वो उसके दिमाग में बैठेगी नहीं वो यूनिट। और हम्म। उसको पीवाई की तो मस्त लगानी चाहिए, भले ही वो 5 बार लगाए चाहे 10 बार लगाए। मैंने तो वैसे 4 बार लगाए थे, टाइम कम था, लेकिन पीवाई को तो लगाने चाहिए। बार बार वो देख के अच्छा लगता है कि हाँ अभी 10 क्वेश्चन पिछला गए सही गए थे, अभी 20 क्वेश्चन गए, मतलब इम्प्रूवमेंट हो रही है। आफ्टर टाइम ऐसा भी हो गया होगा ना कि क्वेश्चन दिमाग में रट गए होंगे आपके, जब आप इतनी बार क्वेश्चन लगाते हो तो वो जी दिमाग में सेट हो जाते हैं, अरे सीएसआर ने ये पूछा ये करो, सीएसआर ने ये पूछा ये करो। जी 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 हुआ था। एक और क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है तनिष्क, कि आपको ये जो जी सारी यूनिट्स है इनमें से ऐसे कौन सी यूनिट लगी है यार ये तो बहुत ही लेंदी है, खत्म ही नहीं हो रही है, चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है? जी मैम, मेरे जैसे मैंने बनाए थे, जैसे मेरे ऑन एन एवरेज मेरे 100 पेजेस की एक यूनिट थी, लेकिन मेरी डेवलपमेंटल बायोलॉजी 150 की थी। और प्लांट फिजियोलॉजी भी 130 की, और एनिमल फिजियोलॉजी 130 की थी। ये तीन अच्छा। चार यूनिट्स थोड़ी बड़ी बड़ी यूनिट्स थी। और सेल सिग्नलिंग इम्यूनोलॉजी मिला के भी 150 की थी। तो ये अच्छा। चार ऐसी मुझे लगी खत्म ही नहीं हो रही है। हाँ, काफी लंबी यूनिट्स है। वही मैं पूछने वाली जी थी कि जी आपने एनिमल फिजियोलॉजी भी टारगेट किया, प्लांट फिजियोलॉजी भी टारगेट किया, दोनों ही जी काफी जी बड़ी यूनिट्स है। स्टूडेंट्स दोनों में जी से जनरली एक ही टारगेट करते हैं, बट आपने जी दोनों टारगेट की, ये भी बहुत बड़ी हिम्मत वाली बात है कि जी आपने डेव बायो भी किया, प्लांट फिजियोलॉजी भी किया, एनिमल फिजियोलॉजी भी किया, सब लेंदी यूनिट्स आपने कवर की। सो जी दैट्स जी ग्रेट तनिष्क। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट्स को कोई भी मैसेज छोटा वगैरह देना चाहें एट द एंड तो बिल्कुल। जी, मैं तो यही बोलूंगा कि हार नहीं मानना। करते रहो, कभी कभी तो ऐसा होता है कि एग्जाम ही छूट जाता है, फिर क्या बोले। इसलिए डेफिनेटली। हार नहीं मानना, लगे रहो। हाँ, एक और चीज कि कभी आपको डीमोटिवेशन फील होता था तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो, कि आपका एक लंबा सफर था, एमएससी भी जी जी हुए हुए आपको टाइम हो गया था, आपने जॉब किया फिर, तो जी डीमोटिवेशन तो होता होगा, सबको होता है, आप खुद से प्रिपेयर कर, जी जैसे आपने जी कहा एक बिल्कुल। कमरे में बैठ के आप प्रिपेयर कर रहे हम्म, हो, तो यू फील बैड, जी फ्यू डेज आर बैड, तो कैसे मोटिवेट करते थे खुद? बस फ्रेंड्स मैम, फ्रेंड्स इसी के लिए होते हैं। मैं बस दोस्तों के साथ एक दिन क्योंकि। अपना छोड़ के चले जाता था दोस्तों के पास। अच्छा। जी तो उनके साथ बात, तो दोस्तों में कंपटीशन जी। होता था क्योंकि आप सब सीएसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो कंपटीशन चलता था नहीं नहीं दोस्तों? नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो अलग फील्ड के सारे। अच्छा, वो अलग फील्ड के हैं। जी ओके। जी तनिष, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे पूरी जी उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को अच्छा लगेगा ये वीडियो देख के। थैंक यू जी सो जी मच तनिष फॉर ज्वाइनिंग विद अस, जी एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। मैं पूरी थैंक यू दिल थैंक से यू। चाहूंगी कि आपको आईआईएससी आईआईटी जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट में पीएचडी का जी जी मौका मिले। जी जी, थैंक थैंक यू यू मैम, थैंक यू तनिष। वेरी मच। बाय बाय। जी।
तो मेरा आईआईटी जैम भी क्लियर हो गया था, उसके लिए मैं आपको ही थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपकी सपोर्ट से हुआ था। 6 महीने तक तो मैं लेनिंजर की नोट्स बना रहा था। जब मैंने फरवरी 2022 का एग्जाम दिया था, तब मैं आपके चैनल से तैयारी कर रहा था। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सीएसआर के नेट के लेवल से टफ है। और ये जो 13 यूनिट्स थी तनिष्क, इसमें से कौन सी ऐसी यूनिट लगी आपके लिए जो आपको लगा कि यार ये तो बहुत इजी है?